हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, 45वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक के सारे पीटी के प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आज 2002 में कंडक्ट हुआ 45वीं बीपीएससी का पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका आंसर होगा पावापुरी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका निर्वाण हुआ था 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली में। कुंडाग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। और इसमें एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि जैन धर्म के अनुसार पावापुरी में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहाँ पे एक जल मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ तो गौतम बुद्ध को यहाँ पे क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कि बोधिसत्व प्राप्त हुआ था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मंदिर की नींव रखी थी। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रख सकते हैं आप कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल, जो कि नेपाल में है, यहाँ पे हुआ था इनका जन्म लुम्बिनी नामक वन में। उसके बाद उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसे हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। हम इसे इनकी मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। नेक्स्ट है, सोंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका आंसर होगा कर्ण वंश या कण्वा वंश। सोंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवहूति। देवहूति सोंग वंश के अंतिम शासक थे। इसकी हत्या किसने की थी? इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या की। और कर्ण वंश की स्थापना की। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो सुंग वंश की स्थापना की थी देवहूति ने। देवहूति ने सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। और अंतिम शासक कौन था? देवहूति, जिसे मार करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश के बाद कौन सा शासन आया था? तो ये याद रखना है, सातवाहन वंश। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में यहाँ पे हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। कब हुआ था ये? 283 ईस्वी पूर्व में। ये किसके काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के काल में हुआ था। अजातशत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी कालाशोक के काल में। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के काल में। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र ऐसा नहीं समझना है कि आर्थिक जीवन पर डाला गया है, इसमें राजनीति के बारे में बात की गई है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नाम से अर्थशास्त्र की पुस्तक लगती है, लेकिन यह मूलतः शासन कला और राजनीति का ग्रंथ है। इसमें सप्तांग सिद्धांत यानी राज्य के 7 अंग का वर्णन है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। कनिष्क कौन था? तो ये कुषाण वंश का एक शासक था। इसके समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था।
महायान शाखा ने बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्तियां बनाना और पूजा प्रारंभ किया। और एक चीज़ याद रखना है कि कनिष्क काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध की प्रतिमा बहुतायत में बनाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसे लिखा था कालिदास ने। कुमार संभव महाकवि कालिदास की अमर कृति है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा है। कालिदास की अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक माना जाता है, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण ने तुगलक वंश को कमजोर कर दिया। तैमूर के जाने के बाद उसके प्रतिनिधि खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का जो क्रम है वो है गुलाम वंश, उसके बाद है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश और इसके बाद आता है सैयद वंश, इसके बाद आएगा लोदी वंश। तो इसको शॉर्टकट में याद रखते हैं गुखितु सैलो। गुखितु सैलो 5 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम थे किस दरबार के सुल्तान में? तो आंसर होगा इसका फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का बहुत शौक था। उसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। उनकी देखभाल के लिए उसने एक अलग विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। बंदगान का मतलब गुलाम होता है। इसमें एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि फिरोज तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर पहले जजिया कर लगाया था और कई नए शहर जैसे कि हिसार और फिरोजाबाद बसाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी, जो बेरोजगार को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाता था। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए दीवान ए खैरात विभाग भी बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो इसका आंसर होगा फर्रुखसियर। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूटों का एक फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी। फर्रुखसियर को ही हम क्या बोलते हैं? घृणित कायर बोलते हैं, इसका एक उपनाम है। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत शुरू भगत जवाहरलाल ने की थी, लेकिन इसे एक सशक्त राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के रूप में बालक सिंह के शिष्य गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग और स्वदेशी की भावना पर आधारित था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये हो जाएगा बिहार। जगदीशपुर जो कि आरा में है, ये 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का बिगल फूका और अंग्रेजों को कई बार पराजित किया, इसलिए उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। उनके भाई अमर सिंह ने भी इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर होगा गालिब ने। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने दिल्ली में अपने आंखों से 1857 के विद्रोह और उसके बाद हुए कत्लेआम को देखा था। गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, ये याद रखना है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये कहाँ का था? तो ये फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। वे इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने अंग्रेज पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 50,000 रुपये का इनाम रखा था।
वे मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन बाद में फैजाबाद आ गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो ये कब किया था? तो ये 1895 ईस्वी में किया था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, इसे हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। इसका मुख्य चरण 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच रहा। उन्होंने मुंडा जनजाति को संगठित कर अंग्रेजों और दिक्कू इसे बोलते हैं, दिक्कू बाहरी लोगों को बोलते हैं, दिक्कुओं को बाहरी लोग भी कहा जाता है, इनके खिलाफ युद्ध छेड़ा था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। वर्तमान में उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह कांग्रेस से पहले की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संस्था थी। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में ये उसके पहले स्थापित हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य था मध्यम वर्ग को राजनीतिक रूप से संगठित करना और सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बदलाव के खिलाफ आवाज़ उठाना था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि के बाद मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। क्लाइव ने शासन चलाने के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। कौन कौन से? एक था मोहम्मद रजा खान, ये बना था बंगाल के लिए, और एक था राजा सिताब राय। ये दोनों उप दीवान थे, ये ध्यान रखना है। राजा सिताब राय ये था बिहार के लिए। इस संधि के साथ बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखना है। ये कब हुआ था? 1765 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। वह कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्होंने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन नियुक्त किया। इसकी सिफारिश पर सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और बांटो और राज करो की नीति के तहत रेजिमेंटों को जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटा गया। बंगाल सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो था वो था 2:1, यानी 1 अंग्रेज था तो 2 भारतीय थे। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। सरकारी तौर पर ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की थी? जुलाई 1905 में की थी, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर बाद में विभाजन को 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान रद्द कर दिया गया था, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा, लाल बाल और पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। नरम दल के मुख्य नेताओं में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, तो ये तीनों नरम दल से थे। नेक्स्ट है, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो ये था उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च
40 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माइकल ओडायर ने ही जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को जब आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन शुरू होने के ठीक पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी, नेहरू जी और अंबेडकर तो उस समय शामिल नहीं थे और पटेल सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। यह आंदोलन नेतृत्व विहीन रहा और जनता ने स्वयं इसका नेतृत्व किया था। इस दौरान अरुणा आसिफ अली जरदारी और जयप्रकाश नारायण जैसे युवा नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये थे महात्मा गांधी ने। डू और डाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने देशवासियों को करो और मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। हालांकि इसकी नींव कैप्टन मोहन सिंह ने रखी थी, लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज यानी INA का पुनर्गठन किया और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद अस्थायी सरकार बनाई। यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 की शाम को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। इस दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। जैसा कि मैंने बताया आपको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, उसके अलावा थे अरविंद घोष। तो टोटल 4 नेता गर्म दल के थे, आप याद रख सकते हैं, लाल बाल पाल प्लस अरविंद घोष। अरविंद घोष गर्म दल के प्रमुख विचारक और नेता थे। उन्होंने वंदे मातरम अखबार के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रचार किया। बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और पौंडीचेरी में अपना आश्रम स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। पी मतलब पैथिक लॉरेंस, पूरा नाम है सर पैथिक लॉरेंस। 1946 में आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे ये, उसके बाद थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे उसमें। तो अध्यक्षता किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए आए थे और अंतरिम सरकार की स्थापना करना था। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये तो सबको पता होगा, भगत सिंह जी ने दिया था। इस नारे को मूल रूप से मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाने और वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय शहीद भगत सिंह को जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय यह नारा लगाया था। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका आंसर होगा पटना। योगेंद्र शुक्ल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भागे थे। उन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया था। तो जगत नारायण लाल को पटना के बांकीपुर, ये पटना में है, बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसी जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बंदी बनाकर रखा गया था। नेक्स्ट है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमहरा, ऑप्शन डी। रामचंद्र शर्मा बिहार के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिनका संबंध अमहरा से था। ये कहाँ पे है? ये पटना जिला में है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर किसानों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजवादी। नरसिंह नारायण बिहार के उन नेताओं में से थे जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। बिहार में
जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने समाजवादी आंदोलन की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्हें हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ये विहार से बिहार बना है। तो विहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली के शब्द विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है निवास स्थान। इसका अर्थ क्या होता है? निवास स्थान, या इसे हम बौद्ध भिक्षुओं का मठ भी बोलते हैं। प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। मगध क्षेत्र बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय स्थित थे। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। मुरी वर्तमान झारखंड में हिंडाल्को का एक प्रमुख एल्युमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित है। मुरी संयंत्र की स्थापना 1948 में हुई थी। यह बॉक्साइट को एल्युमिनियम में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यह साबरमती तट के नदी के तट पर स्थित है। इसे ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो ये जयपुर है। इसे महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में बसाया था। इसे हम गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहते हैं, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा 7। असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा असम है, तो ये पश्चिम बंगाल, इधर इस साइड में पश्चिम बंगाल है, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। असम की सीमा 2 देश भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो सतलज नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी कि ग्रेविटी डैम है। इसके पीछे बने जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर। तो गोविंद सागर याद रख सकते हैं, इसके पीछे बने जलाशय का जो नाम है। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ध्यान रखना है कि ये 2002 के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है। तो उस समय 20.7 था। 2002 की परीक्षा के समय वन क्षेत्र लगभग ये था, ये ध्यान रखना है। 2025-26 में ये कितना है? नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षाधित क्षेत्र लगभग 4.62% है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितने का अंतर पाया जाता है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। भारत का समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से मापा जाता है। चूँकि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री को 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 330 मिनट, यानी कि 330 मिनट को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये 5.5 घंटा आएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64 और 4000 किलोमीटर। कुल राष्ट्रीय मार्ग कितने हैं? 64 और लंबाई है 4000 किलोमीटर। ध्यान रखना है कि ये आंकड़ा है 2002 के अनुसार। यह 2002 के समय के डेटा है। उस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और लंबाई सीमित थी। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई लगभग 1,46,000 से भी अधिक हो चुकी है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं?
तो ये आंसर होगा ऑप्शन 36। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है, इनमें से केवल 10 द्वीपों पर ही मानव आबादी रहती है। यह एक कोरल यानी कि प्रवाल द्वीप समूह है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार है। ये ध्यान रखना है, 2001 क्योंकि 2002 का एग्जाम है तो 2001 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न पूछेगा। इसका व्याख्या ये है कि 2002 में परीक्षा के समय 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रभावित थे, जिसमें पश्चिम बंगाल का जनघनत्व सबसे अधिक था और वो कितना था? वो था लगभग 903। वर्तमान में बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ पे है? झारखंड में है। विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित नोवा मुंडी कौन कौन सी खाने हैं? एक है नोवा मुंडी और किरीबिरू, ये प्रमुख खदानें हैं। सिंहभूम को भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में गिना जाता है, जहाँ पे तांबा और यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे कि माउंट एवरेस्ट, हिमालय जैसे नवीन मोड़दार पर्वतों में पाया जाता है। हिमालय ये इसका उदाहरण है। ये पर्वत प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया से बने हैं। एंडीज और रॉकीज भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। तो नवीन मोड़दार पर्वत में कौन कौन से आते हैं? एक तो हिमालय हो गया, एक एंडीज हो गया। एंडीज कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है। और रॉकीज कहाँ पे है? तो रॉकीज है उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए में ज़्यादातर पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका आंसर होगा 28 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर यानी कि 40,000 किलोमीटर की परिधि पूरा करती है। इसकी गति लगभग कितनी है? 1670 किलोमीटर पर आवर है, जिसे मिनट में बदलने पर यह लगभग 27.8 किलोमीटर पर मिनट आता है। तो इसे हमने लगभग राउंड अप करके 28 किलोमीटर मान लिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा मूंगफली। दिए गए विकल्प में मूंगफली ही मेरे ख्याल से सबसे शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसके बाद धान में, उसके बाद गेहूँ में और जूट के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। गुजरात भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन कनाडा। कनाडा में शंकुधारी वनों की बहुतायत है, जो मुलायम लकड़ी के मुख्य स्रोत है। इसी कारण कनाडा कागज बनाने वाली लकड़ी की लुगदी का प्रमुख उत्पादक है। कनाडा के वनों को हम क्या कहते हैं? टैगा कहते हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कॉन्गो। पिग्मी जनजाति अफ्रीका की कॉन्गो नदी घाटी के वर्षा वनों में निवास करती है। इनका कद बहुत छोटा होता है। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। ये दोनों ही अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट है, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। इसका आंसर होगा जुलाई 1991 में। भारत में 1991 के आर्थिक संकट के दौरान जुलाई में 2 चरणों में 1 जुलाई और 3 जुलाई का रुपए का अवमूल्यन किया गया था। भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। एक है 1949, एक 1966 और एक 1991। नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के लिए कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा 65%। ये 2002 की डेटा के अनुसार है। 2002 में भारतीय कार्यबल लगभग 60 से 65% हिस्सा कृषि पर निर्भर था। वर्तमान में यह आंकड़ा घटकर कितना हो गया है? ये हो गया है लगभग 45 से 50% के आसपास आ गया है। लेकिन कृषि अभी भी सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है क्षेत्र। नेक्स्ट है,
वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? इसका आंसर होगा USA। तो ये 2002 के समय भी अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक भागीदार था और वर्तमान में भी अमेरिका और चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार की सूची पर रहते हैं। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान या उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्योंकि ये नकदी के बिना भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। क्रेडिट कार्ड पहले खर्च करो बाद में भुगतान करो के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो IRDP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलेंगे ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। ये 1978 से 1979 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबी को कम करना। 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY में मिला दिया गया था। नेक्स्ट है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा D, आर्थिक असमानता है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ समाज के विभिन्न समूहों या देशों के बीच आय और संपत्ति के वितरण में होने वाली आर्थिक असमानता से है। निरपेक्ष निर्धनता में व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें भोजन और आवास भी पूरी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी सन 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। भारत में अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट्स ने ले ली है, अब वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था? तो ये होगा तृतीय क्षेत्र का। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का विकास सबसे तीव्र गति से हुआ था। इसमें बैंकिंग, IT, पर्यटन और संचार जैसे क्षेत्र शामिल है। वर्तमान में भारत की GDP में इसका योगदान जो है लगभग 50% के आसपास है। नेक्स्ट है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से ही। राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या से हम भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है। यह किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को मापने का एक प्रमुख सूचकांक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर। तो इसका आंसर होगा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। सेल टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर हैं क्योंकि इनका बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। वर्तमान में इन अधिकांश परोक्ष करों को मिला करके GST बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आयकर और संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर में किस श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में सन 1998 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये थे अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला। वे अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे और पहले भारतीय भी कह सकते हैं। उन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। अब क्या किया गया है कि CSO और NSSO को मिला करके NSO बना दिया गया है। CSO प्लस NSSO ये पहले अलग अलग थे, इनको मिला के बना दिया गया NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये है 25 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष और राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 13। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो शून्य माना जाएगा। यह अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन का आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
तो राज्यसभा का सभापति होता है पदेन उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन यानी कि एक्स ऑफिसियो, जो कि ऑलरेडी एक पद पे है, उसके बाद भी इसको एक पद दिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे सामान्य स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मत बराबर होने पर वह निर्णायक मत दे सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान। भारत में संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका सभी अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है। ये किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा विधान पालिका के। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका, जिसे मंत्रिपरिषद के द्वारा चलाया जाता है, अपने कार्यों और नीति के लिए लोकसभा विधान पालिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? तो आंसर होगा ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम स्तर पर होता है ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है और जिला परिषद जिला स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय ढांचा लागू किया गया था, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। जब भी बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो हमेशा उसमें पंचायती से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो ये वाली चीज़ें याद रख के आप जाइए। 1992 के 73 संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग तय करता है। भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, चुनाव परिणामों और मतों के प्रतिशत के आधार पर किसी दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रश्न उत्तर सत्र, पत्र नहीं सत्र होगा। संसद में प्रश्नकाल 11 से 12 बजे के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं। यह भारतीय संसदीय प्रणाली की अपनी नवाचार है, मतलब इसे कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, यहाँ के लोगों ने इसे ईजाद किया है। 11 से 12 में प्रश्नकाल होता है। इसमें क्या है कि आपको पहले प्रश्न बता देना होता है कि मैं मंत्री से ये प्रश्न पूछूंगा और मंत्री जी उसका जवाब लिखकर लेकर आएंगे। लेकिन शून्यकाल में ऐसा नहीं होता। शून्यकाल में बस आपको समय दिया जाएगा, उठना है और जो आपके मन में है प्रश्न जो भी है आप बोल सकते हैं। इसके लिए किसी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर होगा महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। किस में है ये? 165 के अनुच्छेद 165 के तहत है। केंद्र सरकार के लिए यही भूमिका महान्यायवादी करता है। राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता और केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। यह संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित एक प्रमुख मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, ये न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना अनुच्छेद 17 में है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी संबंधित है 48A में, जो कि
DPSP में आता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो ये होगा ऑप्शन सी, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ये 2002 के संदर्भ में प्रश्न है, तो वही ध्यान रखना है। उस समय छत्तीसगढ़ में स्थापित मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत के शुरुआती निजी विश्वविद्यालयों में गिना गया था। अब तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो आंसर होगा बिहार से थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म बिहार के सीवान जिले में गांव का नाम था जीरादेई। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल 1952 से लेकर के 1962 तक सेवा दी थी। नेक्स्ट है, जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एइको। ये 2002 के समय राजकुमारी एइको चर्चा में थी। वह सम्राट नारुहितो और साम्राज्ञी मसाको की इकलौती संतान है। नेक्स्ट है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा एविलिम्पिक्स। एविलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है इसको, ABILLYMPICS के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक कौशल में विकलांगों के लिए आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को एविलिम्पिक्स कहा जाता है। हालांकि शारीरिक खेलों के लिए इसे पैरालंपिक कहा जाता है। तो पैरालंपिक ऑप्शन में है नहीं, तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मार्च 20 को। प्रतिवर्ष 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। मानव शरीर में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन यानी निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। निषेचन के बाद बना युग्मज गर्भाशय में जाकर विकसित होता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा TSH। TSH का मतलब क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी होगी तो घेंघा नामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसका आंसर होगा 31। मनुष्य की कशेरुक रज्जु से कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को मस्तिष्क से जोड़ती हैं। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी जाती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में यानी स्पाइनल कॉर्ड में। शरीर में अचानक होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हाथ का गर्म वस्तु से तुरंत हट जाना का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल। सल्फर हेक्सोफ्लोराइड को बोलते हैं SF6। SF6 में सल्फर का परमाणु जो है वो sp3d2 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है, जिससे इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है। नेक्स्ट है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो देखिए, तत्व X की संयोजकता 4 है, तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फिर गैलियम, ऐसा करके बहुत सारे तत्व हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन मिलाएंगे तो क्या बनता है? CH4 बनता है एक कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? CH4 यानी XH4। CH4 बन सकता है, सीलियम हाइड्राइड ऐसे भी बन सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। अष्टक पूरा करने के लिए X को 4 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता होगी, जिससे ये XH4 बनता है। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A, बेसिक और एसिडिक। बेसिक का मतलब क्षारीय होता है और एसिडिक का मतलब अम्लीय। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड अक्सर उभयधर्मी स्वभाव के होते हैं। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक, यानी कि वो कभी कभी बेसिक और कभी कभी एसिडिक का स्वभाव दिखाते हैं। वे अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। नेक्स्ट है,
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जब भी द्रव्यमान निकालना हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ा जाता। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 न्यूट्रॉन बराबर 4। इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ता, तो ये 4 किसका होता है? ये हीलियम की परमाणु की संरचना है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के तत्वों के लिए होता है? तो धातु के तत्वों के लिए कौन सा होता है? तो धातु की बाहरी कक्षा में सामान्यतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो समरूपण होगा यहाँ पे 2882 होगा। देखिए ये बाहर 8 है, तो ये तो नहीं होगा, ये नियॉन का होता है। नियॉन धातु नहीं है, ये एक निष्क्रिय गैस है। ये 17 है क्लोरीन का, ये एक अधातु है। और ये 18 है, ये आर्गन का है, ये भी नहीं होगा। तो होगा ऑप्शन डी। अगर आप ये आउटर सेल में 1, 2 या 3 होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक समरूपण। नेक्स्ट है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। ऑरविल और विल्बर राइट ने 1903 में दुनिया के पहले सफल हवाई जहाज़ का परीक्षण किया था। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर होगा गैलीलियो ने की थी। हालांकि टेलीस्कोप का प्रारंभिक विचार हंस लिपर्सी का था, लेकिन खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इसका सर्वप्रथम सफल प्रयोग गैलीलियो गैलीली ने 1609 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका आंसर होगा बीटा किरण में। बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरणें पॉजिटिव होती हैं और गामा किरणें न्यूट्रल होती हैं। उसी तरह एक्स किरण भी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होती है। नेक्स्ट है, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को क्या कहते हैं? श्रृंग का मतलब होता है क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट, और गर्त का मतलब होता है ट्रफ्स इंग्लिश में। तो जैसे अगर कोई वेवलेंथ है, सपोज मान लीजिए ये हमारा ऐसे वेवलेंथ है, तो कह रहा है कि 2 श्रृंग मतलब ये क्रेस्ट जो है इनके बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? और कह रहा है कि 2 गर्त, तो 2 गर्त मान लेते हैं, एक ऐसे हम बना दिए ऐसे करके, तो एक गर्त यहाँ पे है और ये जो क्रेस्ट है, पहला क्रेस्ट यहाँ पे है, दूसरा क्रेस्ट यहाँ पे है, तो इनके बीच का दूरी क्या होगा? और जो 2 गर्त है यानी कि ये वाला, इसके बीच का दूरी को क्या कहेंगे? तो इसे बोलते हैं हम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। तरंग की गति में 2 लगातार ऊंचे बिंदुओं जिसे श्रृंग या क्रेस्ट कहते हैं और 2 लगातार नीचे के बिंदु गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यानी ये जो दूरी है ये लैम्डा है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मास। कैसे? P बराबर क्या होता है? mv। P क्या है? ये संवेग है। m क्या है? मास यानी द्रव्यमान है। v क्या है? वेग है। तो कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात, तो m बराबर क्या होगा? P/v। तो ये क्या है? पदार्थ का संवेग है और ये संवेग है, और ये क्या है? v, ये वेग है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है किसका? तो F बराबर क्या होता है? m में। तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान का और त्वरण का। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो 98 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका आंसर होगा आयतन। आयतन एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। विस्थापन, बल और वेग ये सभी सदिश राशियाँ हैं क्योंकि इनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है मीट्रिक प्रणाली के अनुसार, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो देखिए त्वरण v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस at। a क्या है? त्वरण है, तो a बराबर क्या होगा? v माइनस u बाई टी। तो v माइनस u बाई टी कहाँ पे है? इसमें है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, समतल से 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पर्वतीय स्थान के बीच एक कार चालक औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। वापस यात्रा के दौरान उसी दूरी को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है।
तो पूरी 400 किलोमीटर की दूरी में गाड़ी की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल लिया गया समय। तो यहाँ पे देखिए हमें कुल दूरी क्या दिया है? 400 किलोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे इधर गया है 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, और आया है कैसे वापस? आया है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल समय। समय निकालेंगे, पहले वाले केस में समय क्या होगा? डिस्टेंस बाई चाल, दूरी बटा चाल। तो ये हो जाएगा 200 बटे में 40 प्लस ये हो जाएगा 200 बटे में 20। इसको कटाएंगे, ऊपर 400 रखिए, नीचे हो जाएगा 40, 4 पचे 20, 20 दहिए में 200, तो ये हो जाएगा 15, 5 ये 15, 5 40, 80 बट्टा 3। 80 बट्टा 3 को हम क्या लिखेंगे? 26 या 78 होता है, तो 26.6 लगभग हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा 26.6 किलोमीटर औसत चाल हो जाएगा, किलोमीटर बराबर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत सन 1995 से सन 1996 में 5%, सन 1996 से सन 1997 तक 8% एवं सन 1997 से 98 तक 77% बढ़ जाती है। तो सन 1995 से सन 1998 तक कीमत में औसत बढ़ोतरी क्या है? औसत बढ़ोतरी पूछा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि 5 + 8 + 77, ये कितना हो जाएगा? 77, 5 82 8 90, 90 बटा में 3 यानी कि 30% औसत मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करेगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। देखिए 1995 से 96 में, मान लेते हैं 1995 में हमारी जो वस्तु की कीमत थी वो 100 रुपये थी, ठीक है। 96 में कितना बढ़ी? 1996 में इसकी कीमत 5% बढ़ी है, तो अब कितना हो जाएगा? ये 105 रुपये हो जाएगा। फिर 1997 में इसकी कीमत 8% बढ़ी है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 105 का 108 बटे में 100, तो जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 113.4। उसके बाद क्या हुआ है कि 1998 में ये 77% की इसमें वृद्धि हुई है। 77% का वृद्धि का मतलब 113.4 गुणे 177 बटे में 100। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 200.7818 आएगा। तो कुल वृद्धि कितना हो गया? तो कुल वृद्धि हुआ है, पहले था 100 रुपये, अब बढ़ के हो गया है 200.718। तो लगभग ये कितना है? घटाएंगे इसमें से 100 को, तो ये मिलेगा आपको 100 माइनस 100.718, ये आपको कुल वृद्धि हुआ है। अब इसका हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो औसत वृद्धि दर क्या है? तो जब भी वृद्धि चक्रवृद्धि रूप में होती है तो औसत निकालने के लिए हम गुणोत्तर माध्य का उपयोग करते हैं। यदि औसत वृद्धि r है तो 1 + r³ बराबर हो जाएगा 20078। टोटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 1 + r का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा 1.2614। तो हमें यहाँ से r मिल जाएगा 0.2614, और इसमें जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो ये लगभग हो जाएगा 26.14। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 26%। तो यही एक्चुअल में जो बीपीएससी का उत्तर कुंजी निकला था उसमें 26% को ही दिया था, ना कि 30 को। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में ABCD एक वर्ग है एवं EDC एक समबाहु त्रिभुज है। तो बिंदु A और E एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हैं, तो DAE किसके बराबर होगा? DAE यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए वर्ग ABCD में AD बराबर क्या होगा? AD बराबर होगा CD, ठीक है। और EDC में यदि आप देखें तो CD बराबर क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। CD बराबर DE, क्यों? क्योंकि EDC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ADE एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ADE एक क्या हो जाएगा? देखिए ये बराबर है इसके और ये बराबर है इस वाले के, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। AD बराबर क्या हो जाएगा? हमारा DE हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये वर्ग की भुजा है ADDC, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और DEC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो DC बराबर क्या होगा? D। तो AD बराबर है DC के एंड DC बराबर है DE के, तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल लिया? AD बराबर होगा DE के,
यानी ए त्रिभुज ए डी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए ए डी ई बराबर क्या होगा, कोण ए डी ई बराबर होगा कोण ए डी सी प्लस कोण सी डी ई। कोण ए डी सी प्लस कोण सी डी ई बराबर कोण ए डी हमने लिख दिया। तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्यों? क्योंकि त्रिभुज जो डी सी ई है ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और चूंकि ए बी सी डी वर्ग है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया हमारे पास, 150 हो गया। चूंकि हमने यहाँ पे देखिए ए डी बराबर क्या निकाला है, डी निकाला है, इसलिए कोण डी ए ई बराबर क्या होगा, कोण डी ई ए होगा। कोण डी ए ई मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, यदि ये डी है, ये ई है, ये ए है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होता है, आधार का कोण बराबर होता है। तो वहाँ से हमने लिख दिया ये वाला समीकरण। तो इसको क्या करेंगे हम, अब देखिए इसका मान हमने निकाला 150 है, ये अगर x है, ये x है, तो x प्लस 150 बराबर कितना हो गया, 180। तो 2x बराबर होगा 30। तो x बराबर हमें मिल गया कितना, 15 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 15 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सही है। तो देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि x लेस देन 0 है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन x होगा। यदि x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो x बड़ा हो 0 से, ये सही नहीं है। मान लीजिए देखिए x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 दिया है और कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 ही होगा। यदि हम x का मान रख लें यहाँ पे -2, तो x स्क्वायर इसका क्या होगा, ये 4 होगा, 4 बड़ा है 0 से, तो ये वाला सेटिस्फाई कर गया। अब x -2 रखेंगे, -2 क्या 0 से बड़ा है, नहीं, ये तो गलत हो गया क्योंकि -2 0 से छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से x स्क्वायर ग्रेटर देन x है और x बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो x कॉमन लेंगे तो अब होगा x -1 ग्रेटर देन 0। तो या तो x 0 होगा या तो x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये 0 के बराबर है, 0 ही होगा। उसी तरह ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 105 का ए। एक से ऋणात्मक संख्या है, तो जैसे मैंने -2 का एग्जाम्पल लिया उससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, वक्र x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए निर्देशांक के समानांतर अंतःस्पर्शी है। अंतःस्पर्शी मतलब एसिम्प्टोट को अंतःस्पर्शी बोलते हैं। तो ये एक हाई कैलकुलस का क्वेश्चन है, आप में से ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा कैसे निकाला जाता है। मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, ये होगा x = +- a और y = +- a। नेक्स्ट है, वक्र एफ एक्स बराबर x क्यू x = 0 के लिए है, तो हमें बताना है कि कौन सा बिंदु न्यूनतम या ग्लोबल मिनिमा या लोकल मिनिमा के बारे में बात कर रहा है। तो जब x = 0 रखेंगे तो देखिए एफ एक्स दिया है, हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, तो f' निकालेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3x²। f XX' निकालेंगे तो ये होगा 6x। जब x = 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा f' बराबर 0। तो x = 0 पर f' का मान 0 हो जाता है और यह चिन्ह बदलता है, इसलिए यह नति परिवर्तन का बिंदु है। नति परिवर्तन का मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ न तो उच्च मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माना कि f(x) बराबर हमें इतना दिया है, जहाँ ABC कांस्टेंट है। यदि f - 7 है तो f7 किसके बराबर होगा ये बताना है। देखिए f(x) बराबर क्या दिया है हमें, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx - 5। तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx - 5 ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम फलन है, विषम फलन है। यदि f - 7 x का मान हम क्या रखते हैं, -7 रखेंगे तो ये क्या होगा, a -7⁴ हो जाएगा, माइनस b 7⁴ हो जाएगा, माइनस c 7 हो जाएगा, -5। अब क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a 7⁴ प्लस b 7⁵ प्लस c इंटू 7 -5 पहले से है। अब देखिए, अब -7 का मान दिया है 7, यहाँ पे हमने 7 रख दिया तो ये हो जाएगा माइनस a 7⁴ प्लस b 7³ प्लस c 7 बराबर हो जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब
माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का पावर 7 B7 प्लस C7 बराबर हो जाएगा -12। और ये किसका मान है? ये F7 का मान है। यानी F7 जब x का मान 7 रखेंगे तो ये होगा A7 का पावर 7 B7 का पावर क्यूब C7। तो यहाँ पे ये हो गया और ये हो जाएगा ऑप्शन -12 -5 बराबर -17 हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फलन f(x) को f(x) बराबर x माइनस मॉड x बाई एक्स के रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका x = 0 पर जो डिनोमिनेटर है वो शून्य हो जाता है, जिससे फलन अपरिभाषित हो जाता है। अतः शून्य को छोड़कर यह अन्य सभी बिंदुओं पर क्या होगा? सतत होगा, यानी कि कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, फलन सभी के लिए सतत है, शून्य के अतिरिक्त। नेक्स्ट है लिमिट x e⁻x माइनस log 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो देखिए x का मान यदि आप 0 रखेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि हम इसे एल हॉस्पिटल रूल के नियम से बना सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं? हम सबसे पहले ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऊपर x e⁻x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये x e⁻x प्लस e⁻x होगा। तो ये हो गया x e⁻x प्लस e⁻x। लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस x हो जाएगा बटे में, और नीचे क्या होगा? 2x होगा। अब 0 रख के देखिए, अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा x e⁻x प्लस e⁻x का x रह जाएगा, ये e⁻x ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर बटे में क्या होगा? 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब x का मान 0 रखिए, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बटे में 2। तो ये हो गया 2 माइनस 1/4 बटे में 2, यानी कि 4 दूनी 8, 8 में से गया ये x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये होगा 1/1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये होगा 2 माइनस 1/2, यानी कि ये 2 में से 1 जाएगा 1, 1/2। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 110 का ए। नेक्स्ट है श्रेणी सिग्मा n² - 1/n² प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर x बराबर x ग्रेटर दैन 0 है। तो हमें बताना है कि अब अभिसारी होगा कि अपसारी होगा। देखिए हमें an क्या दिया है? an दिया है हमें n² - 1/n² प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो श्रेणी की जाँच के लिए हम nवें पद का परीक्षण सबसे पहले करते हैं, और नियम ये कहता है कि यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो श्रेणी निश्चित रूप से अपसारी यानी डाइवर्जेंट होगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an निकालेंगे तो ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² - 1/n² प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अंश और हर में हम n² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये 1 माइनस 1/n² बटे में 1 प्लस 1/n² इंटू एक्स स्क्वायर। अब n का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखिए विश्लेषण इसका करते हैं। चूँकि x ग्रेटर दैन 0 है इसलिए एक्स स्क्वायर का मान हमेशा क्या होगा? 0 से अधिक होगा। अनंत श्रेणी का विसारी होने की पहली शर्त यह है कि उसका nवां पद अनंत पर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बराबर 0 है, यहाँ पे होना चाहिए ऐसा, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब x का मान ग्रेटर दैन 1 होता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भी ग्रेटर दैन 1 होगा। इस स्थिति में श्रेणी के पद 0 की ओर नहीं घट रहे बल्कि एक निश्चित मान एक्स स्क्वायर की ओर स्थिर हो रहे हैं। तो जब आप अनंत पदों को जोड़ेंगे जिनका मान 0 नहीं है तो योगफल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए x ग्रेटर दैन 1 के लिए श्रेणी डाइवर्जेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 के लिए श्रेणी क्या है हमारा? अपसारी है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के वायुसेना प्रमुख। तो ये प्रश्न 2002 के अनुसार है। तो उस समय थे एस कृष्णस्वामी। वर्तमान 2025-26 में भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है नई दिल्ली और पर्यटन के बीच 2 फरवरी 2002 से चलने वाली द्रुतगामी रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली और पटना के बीच जो चल रही है वो है संपूर्ण क्रांति। बिहार के महान नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की याद में इस सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत 2002 में की गई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो उस समय 2002 के हिसाब से ये प्रश्न है, तो उस समय थे विनोद कुमार पांडे। झारखंड राज्य के गठन के शुरुआती समय में विनोद कुमार पांडे ने अतिरिक्त प्रभार संभाला था। नेक्स्ट है, इनमें से किस अमेरिकी दूत का चयन पश्चिमी एशिया में तनाव को कम करने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा एंथनी जिनिका, 2002 के हिसाब से। इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? तो JS वर्मा, 2002 के हिसाब से। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2002 में हैदराबाद में संपन्न 17वीं पार्टी में लगातार चौथी बार किसका चयन मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव के पद पर हुआ? तो ये होगा हरकिशन सिंह सुरजीत होगा ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने 63 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम योजना प्रारंभ की है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने मंदिरों में श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देने की योजना शुरू की थी। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, भारत में 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2002 में अदालत की अवमानना के दोष में सजा दी गई थी? तो ये थे अरुंधति राय। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय को नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े एक मामले में अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, किस प्रकार का है ये? तो ये है बी, स्वतत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। यह मुख्य रूप से जमीन से मालिकाना हक या टाइटल को लेकर विवाद था। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी जमीन रामलल्ला विराजमान को सौंप दी है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है? तो ये होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन एनाकोंडा को। मार्च 2002 में अलकायदा और तालिबान के विरुद्ध चलाए गए बड़े सैन्य अभियान को ऑपरेशन एनाकोंडा नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, मार्च 2002 में इस्लामाबाद में संपन्न हुए द्वितीय सार्क सूचना मंत्री सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सी, सुषमा स्वराज। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने 2002 में इस्लामाबाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, बिहार पर बकाया ऋण बकाया है कितना है? तो ये था 2002 के अनुसार 37,653 करोड़ रुपए। यह उस समय के बजटीय आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है। वर्तमान में बिहार का बकाया ऋण लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। नेक्स्ट है, फरवरी 2002 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा दिलीप कुमार। प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार को उनकी कला और समाज सेवा के लिए मानद डॉक्टरेट या विशेष सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो देखिए, इसमें से कोई भी विकल्प उस चुनाव चक्र में निर्वाचित नहीं हुआ था, तो आंसर हो जाएगा डी। ऑस्कर 2002 ईस्वी में किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा नो मैन्स लैंड। इस वर्ष आमिर खान की फिल्म लगान भी नामांकित थी, लेकिन पुरस्कार बोस्नियाई फिल्म नो मैन्स लैंड को मिला। नेक्स्ट है, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, लिब्राहन जांच कमीशन। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2002 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MN वेंकटचलैया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति वेंकटचलैया के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है, अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? तो ये हो जाएगा बिजनेस एज यूजुअल। नेक्स्ट है, चोगम 2002 51 सदस्यों के साथ कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये कोलॉम में हुआ था, ऑप्शन ए। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 2002 में ऑस्ट्रेलिया के कोलॉम में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नई ICC चैंपियंस ट्रॉफी की सितंबर 2002 में मेजबानी करेगा? तो ये होगा ऑप्शन श्रीलंका। ये ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और श्रीलंका संयुक्त विजेता घोषित किए गए थे, क्योंकि बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो ये होगा रांची। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना और रांची इसकी राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन होगा ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। झारखंड के अलग होने से पहले अविभाजित बिहार और कोयला अभ्रक का प्रमुख उत्पादन था। वर्तमान में यह क्षेत्र झारखंड में अब चला गया है। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। इसका आंसर होगा चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार के कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में ये तीनों फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। उत्तर बिहार में मक्का का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।
नेक्स्ट है झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो ये लगभग 38 जिले हैं, लगभग के 38 जिले हैं। वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले और 9 प्रमंडल हैं। 38वां जिला कौन है? अरवल। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार से कौन सा राज्य नया राज्य बना है? तो ये झारखंड बना है। याद रखना है प्रश्न 2002 का है, इसलिए ये सब उस समय का करंट अफेयर था। यह भारत का 28वां राज्य बना था उस समय। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह पर है? तो ये है रांची में। रांची में कहाँ पर? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो रांची झारखंड के निकट है। नेक्स्ट है पटना महानगर पालिका में बोर्डों की संख्या क्या है? वार्डों की संख्या क्या है? सॉरी, वार्ड। तो उस समय वार्ड 57 थे। वर्तमान में पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़कर के हो गई है 75। नेक्स्ट है बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं ML मजूमदार। वर्तमान में बिहार के राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो हैं HR श्रीनिवास। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा पटना से शुरू किया गया था। यह बिहार का एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। डॉन जो है ये पाकिस्तान का है, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसमें गंडक नदी से पानी लाया जाता है। यह नहर उत्तरी पश्चिमी बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट है मैथन, वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ये तीनों बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर बनाए गए हैं, जो दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है और यह दामोदर वैली कॉरपोरेशन का पहला बांध है। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय राज्य मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 1913 किलोमीटर 2002 के आंकड़ों के अनुसार। 2002 में बिहार अविभाजित प्रभाव के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1913 किलोमीटर थी। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बढ़कर 6000 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो ये प्रश्न 2002 के हिसाब से है, तो उस समय 8.07% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अभी क्या है? 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। वो पहले यूपी है, उसके बाद MP है, उसके बाद बिहार है। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी। 1907 में जमशेद जी टाटा ने यहाँ टिस्को, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो ये होगा पूर्णिया और मानभूम। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर बिहार के पूर्णिया और मानभूम जिलों के कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए थे। मानभूम का अधिकांश हिस्सा अब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रूप में जाना जाता है, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बोधगया। 2002 में बोधगया के पास गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य के कारण इसे विकल्प में चुना गया था, बोधगया। हालांकि हजारीबाग भी प्रसिद्ध था, लेकिन वो झारखंड में चला गया था। तो वर्तमान बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण वन्य जीव के लिए सबसे प्रसिद्ध और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। बाहर में कुल गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में अक्सर पंजाब शीर्ष पर आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा विद्युत, क्योंकि लकड़ी, सूर्य और कोयला ऊर्जा के प्राथमिक या प्राकृतिक स्रोत हैं। विद्युत ऊर्जा एक द्वितीयक स्रोत है, जिसे अन्य प्राकृतिक स्रोत जैसे कि कोयला, पानी या सूर्य की सहायता से पैदा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्रोत नहीं है पूछा था, ये ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।